poet was born in the year 1770 and he passed away in the year 1850. So this is the total lifespan of William Wordsworth. Okay. And as far as we know, Wordsworth, he is known as a great romantic poet. Okay. And we know that he is one of the greatest poets of English poetry, not only of romantic age, but of all ages. You can call him as one of the, you can say, sometimes he is also referred as Bard of English poetry. Although this title is given to Shakespeare, but mostly I have seen that he is also referred as Bard of English poetry. Okay, so we'll start with some of the famous titles that we give to Wordsworth, and also referred as, you can say, nature poet और प्रीस्ट ऑफ नेचर. प्रीस्ट के साथ साथ ही यहीं पर ही लिख देना हार्बिंगर ऑफ नेचर, प्रीस्ट ऑफ नेचर या फिर हार्बिंगर ऑफ नेचर. ठीक है, दोनों ही वर्ड्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा गाइस, इनको क्या कहा जाता है, लॉस्ट लीडर. ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस्ट लीडर. ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है लगातार. तो लॉस्ट लीडर इनको किसने कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है. ये इनफैक्ट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है. It's a poem by Robert Browning in which he called him as lost leader. ठीक है, तो lost leader की जब हम बात करते हैं तो sorry, तो इसमें इन्होंने इनको क्यों कहा है lost leader ये भी देख लेंगे. Because he shifted his political loyalties. नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. He shifted his political loyalty, राजनीतिक निष्ठा, from the lofty ideals of फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, तो जो लॉफ्टी आइडल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिनसे वो शुरू में अपने करियर के शुरू में प्रभावित दिखाई देते थे, वहां से हटा के इन्होंने अपनी राजनीतिक निष्ठा को फिर से जो ब्रिटिश जो ताज है उसके प्रति निष्ठावान हो गए थे. तो इस चीज को देखते हुए इनको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या कहा है भाई, लॉस्ट लीडर कहा है. ठीक है, इसके अलावा इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि मोरालिटी इनकी बहुत शिफ्ट होती रहती थी, तो इसको देखते हुए इनको मॉरल यूनिक भी कहा गया है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिक मीन्स हिंजड़ा, जिसको हम कहते हैं यूनिक, EUNUCH, मॉरल यूनिक. तो ये किसने कहा है गाइस, इनको PB शैले ने कहा है. PB शैले ने इनको मॉरल यूनिक बोला है. ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है टाइटल्स हम इनिशियल लेवल पे ही देखते हैं. और तो अगर हम देखें इनके वर्ड्सवर्थ के लाइफ और उसके बारे में, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ है, ही वाज बोर्न ऑन April 7, April 7, April 7, 1770. ठीक है, टू जॉन एंड एन वर्ड्सवर्थ, जॉन एंड एन, ANNE, वर्ड्सवर्थ, जॉन एंड एन वर्ड्सवर्थ. एन इनकी मदर का नाम था. इनका मदर का जो पूरा नाम था वो क्या था, एन कुक्सन, COOKSON, एन कुक्सन. ये जो है इनकी मदर का पूरा नाम था. शी वॉज सेकेंड ऑफ 5. वर्ड्सवर्थ वॉज सेकेंड चाइल्ड अमंग द 5 चिल्ड्रन. सेकेंड ऑफ 5 ऐसे करके लिख लेंगे. ये वर्ड्सवर्थ की बात है, एन वर्ड्सवर्थ की बात नहीं है, वर्ड्सवर्थ की बात है. सब लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इस जगह को. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ. तो जॉन एंड एन वर्ड्सवर्थ के यहाँ जब इनका जन्म हुआ तो कॉकरमाउथ, जो कि कम्बरलैंड में एक जगह है, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में आता है. कॉकरमाउथ, कॉकरमाउथ एक कह सकते हैं छोटे से कस्बे का नाम है, जो कि एक बड़ी जगह कम्बरलैंड का हिस्सा है. और ये दोनों कहाँ आते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसलिए इनको भी लेक लेक पोएट कहा जाता है ना. कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट. दिस वाज द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. लाइफ साइकिल को देख रहे हैं हम लोग, लाइफ साइकिल. तो आफ्टर 1770 के बाद 1778 आते हैं हम लोग. तो हिज मदर डाइज, 1778 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है. एंड ही गोज टू हॉक्सहीड ग्रामर स्कूल.
ही गोज टू, इसके बाद फिर 1783 में हिज फादर डाइज। सो 1783 में हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से ऑर्फन हो गए थे ना, 13 ईयर्स की एज में ही ऑर्फन हो गए थे। यहाँ पर फिर इनका काफी ज्यादा डिफिकल्ट चाइल्डहुड रहा है एक तरीके से ना। 1787 में हम देखते हैं ही गोज अप टू सेंट जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज विच इज एट कैम्ब्रिज। सो ही इज ऑल्सो एल्यूमिनस ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, 1787 में। फिर इसके बाद इनका जो पहला वर्क है वो कब पब्लिश होता है, 1789 में, और ये क्या है, एन इवनिंग वॉक। अभी ये पूरी तरीके से बुक के फॉर्म में नहीं छपा, एन इवनिंग वॉक 1789 में छपता है, ठीक है, नेचर पोइम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है ऐसे तो। और फिर 1790 में ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में कि वर्ड्सवर्थ का वॉकिंग टूर कब रहता है, तो 1719 में वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, नोट कर लेंगे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। तो इन 3 देशों का वॉकिंग टूर रहता है आपका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में, 1790 में। उसके बाद फिर 1791 में ग्रेजुएशन हो जाता है इनका। और इसके बाद आप देख रहे हैं अगर ये 1770 में बॉर्न है तो 21 ईयर्स के ही हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन गोज टू फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इनकी लाइफ में, अर्ली ईयर्स में, ही गोज टू फ्रांस, ठीक है। मीट्स एंड हैज एन अफेयर विद, यहाँ पर इनका जो है अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम आ जाएगा गाइस ये, ठीक है, एनेट वेलन के साथ। यहाँ पर इनका एक फ्रेंच लेडी है एनेट वेलन, उनके साथ अब एक अफेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1792 में इनका एक इलेजिटिमेट डॉटर बॉर्न होता है इनके साथ। 1793 रिटर्न्स टू इंग्लैंड अगेन फ्रॉम फ्रांस। कौन से ईयर में वापस आते हैं ये क्वेश्चन पूछा यार। रिटर्न्स टू इंग्लैंड टू अर्न मनी, क्योंकि अब फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए, फादर और मदर दोनों नहीं है, ठीक है। एंड 1793 में ही क्या होता है, इनका जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये पब्लिश हो गया है, ठीक हो गया। 1794 में आ जाते हैं आप, रीयूनाइटेड विद डोरोथी। डोरोथी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस है, इनकी सिस्टर है ऑफ कोर्स। डोरोथी का जिक्र आपने कई फेमस पोएम्स में देखा है, तो आप लिख सकते हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ कौन है, सिस्टर है ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 1795 में इनको क्या होता है ना, ही इनहेरिट्स द लिगेसी ऑफ, इनको इनहेरिटेंस में लिगेसी मिल जाती है, इनहेरिट्स लिखा है मैंने, इनहेरिट्स मीन्स प्राप्त करना, एक संपदा को प्राप्त करने, कितने पाउंड की, 900 पाउंड्स, 900 पाउंड्स। इनके एक फ्रेंड है, इनको वो देते हैं, फ्रेंड का जिक्र कहीं पर आया नहीं है। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का पूरा नाम इवनिंग वॉक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कॉमा इवनिंग वॉक, जी बिल्कुल। इवनिंग वॉक जो है मैंने बताया ना, अलग से भी छपी है यहाँ पर। इनहेरिट्स लेगेसी ऑफ 900 पाउंड्स। और 95 में 1795 में इनकी मीटिंग होती है, ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, कोलरिज के साथ। तो 1797 में क्या होता है गाइस, 1797 में बोथ विलियम एंड हिज सिस्टर एल्फॉक्सटन, ठीक है, नियर कोलरिज। एक पॉइंट और इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, जो पाउंड 900 पाउंड्स की इनहेरिटेंस है ना, वो इनको कौन दे रहा है, 900 पाउंड्स की जो इनहेरिटेंस है जो इनको मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इनकी लाइफ में, क्योंकि फाइनेंशियल से फ्रीडम आ गया, सिक्योरिटी आ गई। रेजले, RAISELEY, रेजले टैलेंट करके है, कैहेंट, CALENT, कैलेंट, रेजले कैलेंट जो है इनके फ्रेंड है, वो देते हैं इनको 17 और 1795 में ही थोड़ा सा पहले द बॉर्डरर्स, इनकी एक, हालांकि वर्क्स पे मैं अभी अलग से लिखा दूंगा, द बॉर्डरर्स इनकी जो एक वर्स ट्रेजेडी है वो आ गई है
1795 में, हाँ, जब वर्ड्सवर्थ से मिल जाए। द बॉर्डर्स, क्लोजेट ड्रामा टाइप का है। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़े तो 1798 में हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स लिरिकल बैले विद कोलरिज वाज पब्लिश्ड, मॉन्यूमेंटल इवेंट माना गया है रोमांटिक एज में। लिरिकल बैलेज विद कोलरिज, इनफैक्ट ये माना जाता है कि लिरिकल बैले से ही रोमांटिक एज शुरू हुई है, विद कोलरिज, ठीक है, वाज पब्लिश्ड। हम लोग जानते हैं साथियों, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैले है उसमें टोटल कितनी पोएम्स थी? 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 बाय वर्ड्सवर्थ थी और 4 बाय कोलरिज थी, ठीक है। जिसमें से पहली पोएम कोलरिज की थी, फर्स्ट पोएम कोलरिज की थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। मैंने बताया था ना, सेकेंड एडिशन में इस पोएम को बहुत ज्यादा शुद्ध किया, फिर इन्होंने बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स और आर्काइक से उनको हटाया, आर्काइक स्पेलिंग्स को, राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। और जो लास्ट पोएम थी वो क्या थी? टिंटन एबे। लास्ट पोएम फर्स्ट कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैले की बात हो रही है, ठीक है, वो कौन सी थी? टिंटन एबे, ऑफ कोर्स बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये फर्स्ट और लास्ट आता है। और मैंने बताया भी था एक बार ये कि क्वांटिको हिल्स लेक डिस्ट्रिक्ट में ही है, क्वांटिको हिल्स, जहाँ पर ये पब्लिश हुए हैं, जगह है ना, क्वांटिको हिल्स, place where lyrical ballets were published. In 1798-99 में वर्ड्सवर्थ एंड his sister डोरोथी, बोथ लिख दे रहा हूँ मैं, बोथ का मतलब वर्ड्सवर्थ और सिस्टर है, ठीक है, ट्रैवल टू जर्मनी विद कोलरिज। अच्छा, कोलरिज भी जा रहे हैं, तो 3 लोग हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 1799 में आ रहे हैं वापस। तो 1799 में हम देख रहे हैं कि ये अपने फेमस लोकेशन, जो कि बहुत फेमस हो जाती है फिर बाद में इवेंचुअली, दे सेटल इन लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दे सेटल इन लेक डिस्ट्रिक्ट एट डव कॉटेज। बार बार आपके एलटी लेक्चर नेट में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो है वर्ड्सवर्थ का जो फेमस घर है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के काफी हिस्सा रहे, बड़ा हिस्सा रहे, वो कहाँ पर था? तो वो था लेक डिस्ट्रिक्ट में डव कॉटेज, ठीक है। और ये है कहाँ पर? ग्रासमेर, GRASMERE, ग्रासमेर में डव कॉटेज वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्का आ जाएगा कि हाउस ऑफ वर्ड्सवर्थ क्या है, उसका नाम क्या है? वर्ड्सवर्थ का तो डव कॉटेज था, ठीक हो गया। फिर 1800 में हम जानते हैं लिरिकल बैले वाज रिवाइज्ड, सेकेंड एडिशन वी कैन से, सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन, और इसी में प्रीफेस ऐड किया गया, प्रीफेस वाज एडेड, ठीक है। उसके बाद फिर 1802 विजिट्स द विलेंस। विलेंस आपको पता ही है, ये उनकी फ्रेंच रिलेशनशिप से हुआ था, जो लेडी थी और उनकी जो डॉटर थी, विलेंस एट कैलाइस। कैलाइस एक फ्रेंच में जगह है, CALAIS, ठीक है। और 1802 में ही जब इनको इनहेरिटेंस मिल जाती है, ही मैरीज, इनसे इनकी शादी होती है मैरी हचिनसन से। साथ साथ ही ऐड कर लो यहाँ पर, 1802 में थर्ड एडिशन भी आया है लिरिकल बैले का। वर्क्स पे मैं अलग से सीक्वेंस लिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा रहा, फिर भी नोट कर लो। 1802 में ही थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैले, और इसमें अपेंडिक्स वाज एडेड। के बाद फिर हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो कलेक्शन आया है। अभी वैसे मैंने बताया ना वर्क्स पे एक अलग से, अभी तो हम उनकी लाइफ स्केच को देख रहे हैं, मेजर बायोग्राफिकल मोमेंट्स को देख रहे हैं, बट इसके साथ साथ ही कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। तो जैसे पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है, मैंने बार बार बोला है ये, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो उनकी शॉर्ट पोएम्स हैं वो आ गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है वर्ड्सवर्थ का ना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि बहुत बार पूछा जाता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं, और भी हम देख लेंगे। 1810 में
क्वेरल विद कोलरिज हो गया था, ठीक है, कोलरिज से सेपरेशन हुआ इनका 1810 में। बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से इवेंट है बायोग्राफिकली, क्योंकि कोलरिज के साथ इनका एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप था। दोनों कई जो है सालों तक साथ रहे। फिर हम देखते हैं कि ये जो है इनका पोएटिक थियरी का जो कंपोजिशन है, या पोएटिक कंपोजिशन को लेकर जो थियरी है दोनों की, वो बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। जहाँ वर्ड्सवर्थ जो है, कोलरिज जो है, मीटर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं पोइट्री में, सपोर्टेड मीटर्स। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री का डिक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। प्लेन एंड सिंपल, हालांकि वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर प्लेन और सिंपल डिक्शन नहीं लिखा है, उन्होंने खुद ब्लैंक वर्स का यूज किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखते हैं कि दोनों फ्रेंड्स में, स्पेशली पोएटिक कंपोजिशन को लेकर आ जाते हैं। हम इवेंचुअली देखते हैं कि कोलरिज फिर अपने वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक कंपोजिशन है उसको देखते हुए अपना फिर एक वर्क लिखते हैं, जो कि उनकी बायो ऑटोबायोग्राफी भी है और साथ साथ क्रिटिसिज्म भी है। और वो क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि 1817 में 2 वॉल्यूम्स में आया है। इसी में कोलरिज ने बहुत फेमस टर्म्स जैसे इमेजिनेशन, फैंसी, फिर इमेजिनेशन में भी हम देखते हैं साथियों की प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऐसे टर्म्स को उन्होंने इसमें यूज किया है बायोग्राफिया लिटरेरिया में, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस ऑफ थॉट आता है वो इसीलिए आता है। एक यहाँ पर तो पोएटिक कंपोजिशन को लेकर दोनों का थोड़ा सा मतभेद है, डिसएग्रीमेंट है। इसके अलावा एक हम देख रहे हैं कि जो इनका मैंने बताया था ना कि जो कोलरिज थे उनका एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था किनके साथ, विद द सिस्टर इन लॉ ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ही हैड अ रिलेशनशिप विद सिस्टर इन लॉ ऑफ वर्ड्सवर्थ दैट इन अ वे led to the rift, difference difference of opinions between the two friends। तो ये आप देख लीजिएगा कौन है इनका नाम, क्या है इनका नाम, सिस्टर इन लॉ ऑफ वर्ड्सवर्थ, देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1812 में क्या हुआ, फिर एक पर्सनल कैलेमिटी इनके लाइफ में आई। इनके चिल्ड्रन हैं थॉमस एंड कैरोलिन, दोनों की डेथ हो गई। फिर 1813 में क्या होता है गाइस, 1813 में मूव्स टू राइडल माउंटेन बिटवीन ग्रासमेर एंड राइडल वाटर, ठीक है। एक जगह है राइडल माउंटेन, वहां मूव कर लेते हैं, डव कॉटेज छोड़ देते हैं कुल मिला के। राइडल, RYDAL, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। He was appointed as distributor of stamps for Westmoreland, ठीक है। और फिर 1814 में हम लोग देखते हैं गाइस, क्या है, द एक्सकर्जन वाज पब्लिश्ड। एक्सकर्जन जो इनका वर्क है, एक्सकर्जन वाज पब्लिश्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। द वाइट डो, DOE ऑफ रेलस्टोन, RYLSTONE, द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन वाज पब्लिश्ड, ठीक है। और एक बार हम ये भी देखते हैं कि प्रीफेस टू, हाँ एक ही चीज है, एक ही चीज है, द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन। एंड इसके साथ साथ प्रीफेस टू, यहाँ पर पूरी क्लास नोट कर लेगी, प्रीफेस टू लिरिकल बैले का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर 1815 में। प्रीफेस का हो रहा है, हाँ, लिरिकल बैले का नहीं हो रहा है। प्रीफेस टू लिरिकल बैले वाज रिवाइज हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं इनका एक फेमस पोइट्री है 1819 में, पीटर बेल एंड द वैगनर। देखेंगे जरा, पीटर बेल एंड द वैगनर को गूगल करें और लिख लें, इसमें जो भी है इससे आ जाता है क्वेश्चन। पीटर बेल एंड द वैगनर, WAGGONER, पीटर बेल एंड द वैगनर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके अलावा 1820 में देखेंगे
VR7 एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं जो कि पब्लिश हुए। 1820 में हो गया। 1822 में आते हैं ecclesiastical sketches। 1825 में Yarrow revisited and other poems। Yarrow, यारो के बारे में लिख देना, ये रिवर का नाम है, ठीक है। इस पर आई थिंक फिर थॉमस हार्डी या कई सारे राइटर्स ने इस टाइटल से लिखा है, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लेना है, इससे रिलेटेड टाइटल्स ना आ सकते हैं आपके, कंफ्यूजिंग वर्क हो जाता है फिर। येरो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स जी, पीटर बेल द थर्ड वो शैली ने लिखा है बिल्कुल। 1842 में हम देखते हैं पोएम्स चीफली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स पब्लिश। किसको सक्सीड करते हैं? पोएट लॉरिएट बनते हैं तो किसको सक्सीड करते हैं? और रॉबर्ट सदे जब पोएट लॉरिएट बनते हैं, कब बनते हैं? ये 1813 में बनते हैं ना। 1813 में, जल्दी से बताओ फिर। 1813 में ये पोएट लॉरियटशिप किसको पहले ऑफर की जाती है और वो रिफ्यूज कर देते हैं, और फिर जो है रॉबर्ट सदी को दी जाती है, ठीक है। नोट कर लेंगे, वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट को ये ऑफर किया जाता है और वॉल्टर स्कॉट इसको रिफ्यूज कर लेते हैं। वॉज रिफ्यूज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वॉज रिफ्यूज्ड बाय वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। पोएट लॉरियटशिप और किस किस ने रिफ्यूज करी है अपनी लाइफ टाइम में? 2-3 बार बताएं। 4 लोगों ने रिफ्यूज करी है, जहां तक मेरी नॉलेज है 4 लोगों ने रिफ्यूज करी है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से एक टॉपिक लिख लेते हैं, पोएट लॉरियटशिप रिफ्यूज्ड। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉमस ग्रे, याद रखना, वही अपने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाले। थॉमस ग्रे ने रिफ्यूज करी है। दूसरा फिर हम देखते हैं वॉल्टर स्कॉट ने करी है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत पहले ही फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट बन जाती है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। याद रखना, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को भी रिफ्यूज, इन्होंने भी रिफ्यूज करा है, ठीक है, विक्टोरियन एज में। वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग है, पोर्तुगीज सोनेट्स वाली, ठीक है। और फिर फोर्थ में हम लोग देखते हैं अभी रिसेंटली किसने रिफ्यूज करा है, जो पाकिस्तान में बॉर्न है, ठीक है, इंडियन मराठी मैन से शादी करी है और ब्रिटेन में सेटल्ड हैं, इम्तियाज धरकड़, ठीक है। इम्तियाज धरकड़ ने भी रिफ्यूज करा है। शी रिफ्यूज्ड आफ्टर इट वाज ऑफर्ड टू हर व्हेन कैरल एंड डफी के बाद इनको ऑफर किया गया था। तो इन्होंने जो है, हर रिफ्यूजल केम आफ्टर it was offered to her in succession to in succession means उसके बाद, in succession to कैरल एंड डफी। यहाँ पर ये भी बताते चले कि कैरल एंड डफी पहली फीमेल पोएट लॉरिएट है, इससे पहले कोई फीमेल पोएट लॉरिएट बनी नहीं, स्कॉटिश है ये कैरल एंड डफी। लेस्बियन के क्रिटिक्स में भी आ जाती हैं, 2009 से 2019 तक रही कैरल एंड डफी, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।